जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी का तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं एसके झा सर द्वारा लिखा गया यह बुक है YouTube बुक। इसमें आज मैथ का सेट 2 देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने सेट 1 करवाया है। तबीयत खराब हो जाने के वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अब रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला समय में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग क्या करते हैं कि इस वीडियो को शुरू करते हैं। और थोड़ा सा आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बस मेरे लिए यही बहुत है। आइए दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, आपको दिख रहा होगा। इसका पहला क्वेश्चन है कि एक पिता अपने 2 पुत्रों को अपनी मासिक आय का 1% उनके जेब खर्च के लिए देता है। यानी पिताजी जितना कमाते हैं ना, उसमें से 1% 2 पुत्रों को जेब खर्च के लिए दे देते हैं। अपने पूरे कमाई का 1% दोनों पुत्रों को देते हैं जेब खर्च के लिए। दोनों पुत्रों को मिलने वाली धनराशि का 80% बड़े लड़कों को मिलता है। यानी बड़ा लड़का को कितना मिलता है, जितना दोनों पुत्र को मिलता है ना, उसका 80% बड़े पुत्र को मिलता है, तथा वह अपने भाग का 80% व्यय कर देता है। यानी वह जो आदमी है वह क्या करता है कि 80% व्यय कर देता है। यानी बड़ा लड़का जो है 80% व्यय कर देता है, यानी खर्च कर देता है उसमें से। यदि वह 20 रुपये प्रति माह की बचत करता हो तो पिता की मासिक आय क्या है। दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा, 1 लाइनर यह क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आप बना पाइएगा। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए, माना कि पिताजी का मासिक आय 100 रुपया है। यानी 100 रुपया वह प्रति माह कमाते हैं, यानी आमदनी करते हैं। अब इतना का देखिएगा, इतना का 1% अपने 2 पुत्रों को दे देते हैं। यानी अपने कुल आय का 1% अपने 2 पुत्रों को देते हैं। अब देखिए, दोनों पुत्रों को मिलने वाली धनराशि का 80% बड़े लड़के को मिलता है। अब देखिएगा, कुल धन का 1% 2 पुत्रों को मिला, और जो 2 पुत्रों को मिलता है उसका 80% बड़ा लड़का को मिलता है। तो इतना का 80% क्या होता है कि बड़ा लड़का को मिलता है। तो सोचिए कि ये इतना बड़ा लड़का को मिला। अब बोला जा रहा है क्या कि वह अपने भाग का 80% व्यय कर देता है। यानी बड़ा लड़का जो है ना, अपने भाग का यानी अपने हिस्सा का 80% खर्च कर देता है और 20 रुपया बचा लेता है। तो बचत बराबर बचत करेंगे। तो दोस्तों समझिएगा यहाँ पे कि इतना बड़ा लड़का को मिला, उसमें से वह 80% खर्च कर दिया, तो 20% बचाया होगा। 20% अपने आय यानी जितना उसको मिला पैकेट खर्चा, उसमें से 80% खर्च कर दिया, तो 20% बचाया होगा। तो बचाया है 20%, तो इतना प्रतिशत बचाया, यानी इतना टोटल बचाया है, जबकि बचाया है कितना, 20 रुपया। दोनों बात यहाँ से बराबर हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही इसमें समझना था। अब इसको काटेंगे हम लोग, तो 20 से 20 पचे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 से 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 2 से काटेंगे 2 पचे 10, x बराबर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 5 है। अब ये सब भाग में उधर जाएगा तो गुना में, गुने 100 गुने 50 25, x बराबर कितना हो जाएगा, 25 पचे 125, और 100 से गुना कीजिएगा तो 00 आ जाएगा। यानी 12,500 रुपये पिताजी का मासिक आय था, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि 3x के पावर 4 माइनस a प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का गुणनखंड x माइनस 2 है। यानी x माइनस 2 जो है ना, वह इसका गुणनखंड है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन हल्का सा समझना है इसमें।
अब यहाँ पे मान के चलिए कि हम कह सकते हैं कि 8 का गुणनखंड जो है वह 2 है। 8 का गुणनखंड 2 है, इसका मतलब क्या है कि यह 2 से पूरा पूरा कटने वाली संख्या है, तब तो गुणनखंड कहेंगे, है ना। गुणनखंड कोई भी चीज़ होता है, जैसे मान के चलिए कि 8 का हम गुणनखंड 2 गुने 4 करते हैं, इसका मतलब 8 जो है वह 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो इसका मतलब क्या कि इतना का गुणनखंड ई है तो इससे ही कटने वाली संख्या होगी, यानी इससे भाग देंगे तो यह पूरा पूरा कटने वाली संख्या होगी, है ना। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, जब कटने वाली संख्या होगी तो अगर इससे हम भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो हम यहाँ से लिखते हैं 3, लेकिन पहले देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि x - 2 बराबर भी 0 कर देना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा x का वैल्यू। अब यहाँ पे देखिएगा कि जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पे 2 रखेंगे, तो 3 गुने 2 के पावर 4 माइनस a प्लस 2 गुने 2 के पावर 3 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि इसका ही गुणनखंड है, इसका मतलब इससे ही पूरा कटेगा, और जब पूरा कटेगा तो बराबर में 0 होगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि 2 के पावर 4 कितना होता है, 16, 16 × 48, 48 माइनस 2 के पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। तो 8a माइनस प्लस माइनस 8a माइनस प्लस माइनस 8 दूनी 16 माइनस 2 के स्क्वायर 4 माइनस 4 बराबर 0। माइनस 8a इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो 0 में जोड़िएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 48 में से इस सब को जोड़ करके घटा दीजिए, तो 16 × 4 = 20 और 4 = 24। 48 में से 24 घटेगा तो 24 बचेगा बराबर 8a, है ना। अब 8 से काटेंगे इसको तो 8 × 3 = 24, 3 बार में, यानी a बराबर कितना आ गया, तो 3 आ गया। यानी a का वैल्यू पूछा जा रहा था और a का वैल्यू कितना आ गया, तो 3 आ गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण पृथ्वी पर जमीन से पानी का अनुपात 1:2 है तथा उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। दक्षिणी गोलार्ध में जमीन का पानी से अनुपात क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी का मानचित्र बनाते हैं। यह आप जानते होंगे कि बीच वाला जो होता है ना भूमध्य रेखा होता है या फिर विषुवत रेखा होता है, जो कि 0 डिग्री अक्षांश होता है। इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध होता है और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध होता है। ये उत्तर का भाग हो गया और ये दक्षिण का भाग हो गया। अब यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, यहाँ बोला जा रहा है कि संपूर्ण पृथ्वी पर जमीन से पानी का अनुपात, यानी संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि यानी जमीन अनुपात पानी का अनुपात दे रखा है 1:2। 1:2 दे रखा है। यही चीज दिया गया है कि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। उत्तरी गोलार्ध में देखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात कितना है, तो 2:3। हम लोगों से पूछा है कि दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि अगर हम ये दोनों को जोड़ते हैं, यानी भूमि और पानी दोनों भाग को जोड़ते हैं, तो 2 × 1 = 3। संपूर्ण पृथ्वी का जो क्षेत्रफल आया वह 3 आया। जबकि यहाँ पे जोड़ते हैं तो 3 × 2 = 5 आ रहा है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम लीजिएगा तो 15 हो जाएगा। यानी इसमें 5 से गुना करना होगा, इसमें 3 से गुना करना होगा। 5 × 3 = 15, यही हो जाएगा 15। अब दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि अगर 15 भाग उत्तरी गोलार्ध में है जल और भूमि, 15 भाग जो है यानी 15 हिस्सा में टोटल भूमि और जल किधर है, तो उत्तरी गोलार्ध में है,
तो स्वाभाविक है कि 15 भाग दक्षिणी गोलार्ध में भी होगा, क्योंकि गोलार्ध मतलब क्या होता है, एक गोला का आधा भाग। तो 15 इधर होगा तो 15 इधर भी होगा। ये चीज़ आ रहा है समझ में आपको। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? कुल भूमि निकाल देते हैं। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि कुल भूमि यानी संपूर्ण पृथ्वी पर कुल भूमि की मात्रा। तो संपूर्ण पृथ्वी कितना हो जाएगा? 15 15 30 हो जाएगा। यानी इसका जो टोटल क्षेत्रफल होगा वह कितना हो जाएगा? 15 + 15 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि 30 का भूमि कितना है? 1 है। कितना भाग में? तो 2 1 3, यानी 3 भाग में 1 भाग है। इसको काटेंगे तो 10 × 30, 10 से कम 10, यानी 10 भाग पर क्या है? तो भूमि है। 10 भाग पर भूमि है। अगर इसका हम भूमि निकाले हैं संपूर्ण पृथ्वी का, तो उत्तरी गोलार्ध का भी हमको क्या करना है? तो भूमि ही निकालना है। उत्तरी गोलार्ध पर भूमि यानी जमीन का मात्रा। तो यहाँ पे देखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में संपूर्ण मात्रा कितना है? 15 है। यानी संपूर्ण भाग जो है वह 15 भाग है। और 15 का देखिए तो भूमि कितना है? तो 3 × 2 5, 5 हिस्सा में 2 हिस्सा है, यानी 5 भाग में 2 भाग क्या है? भूमि है। अब यहाँ से इसको हम काटते हैं तो 5 से 5 × 15, 3 दूनी 6 भाग, 6 भाग। अब यहाँ पे दोस्तों समझिएगा कि हम लोगों से पूछा है क्या कि दक्षिणी गोलार्ध में भूमि यानी जमीन अनुपात पानी निकालना है। अब यहाँ पे समझिएगा कि देखिए संपूर्ण पृथ्वी पर 10 भाग भूमि है और उत्तरी गोलार्ध में उसमें से 6 भाग है। तो दोनों के बीच का जो अंतर होगा, यानी 10 भाग में से 6 भाग उत्तरी गोलार्ध वाला घटा देंगे तो जो बचेगा वह दक्षिणी गोलार्ध में भूमि होगा। तो 10 में से 6 घटाइएगा तो 4 हिस्सा भूमि जो होगा वह दक्षिणी गोलार्ध में होगा, यानी 4 भाग। अब दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में 15 हिस्सा यानी 15 भाग जो है भूमि और जल दोनों मिला करके है। तो 15 भाग में से 4 भाग भूमि निकल गया तो पानी कितना बचेगा? तो 15 में से 4 घटाइएगा तो बच जाएगा आपका 11, यानी 4:11 के अनुपात में हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 8 6 8 7 8 6 8 7 6 अंकों का बहुलक और माध्यिका ज्ञात करें। क्या क्या निकालना है? बहुलक और माध्यिका। बहुलक और माध्यिका ये निकालना है। अब यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, बहुलक मतलब क्या होता है? जो अत्यधिक बार आया है। बहुलक से याद रखिएगा बहुत बार, बहुलक यानी ब से बहुलक और ब से बहुत बार, यानी जो ज़्यादा बार आया है वह बहुलक होगा। तो यहाँ पे देखिए कि 8 1 2 3 4 बार 8 आया है, जबकि 6 2 ही बार आया है, 6 3 बार आया है, 1 2 3 बार और 7 2 बार आया है। तो 8 सर्वाधिक बार आया है, यानी 8 जो है 4 बार आया है, तो 8 हो जाएगा आपका बहुलक। और माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसको हम लोग बढ़ते क्रम में सजाते हैं। पहले तो बढ़ते क्रम में लिखिएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे छोटा लिखना होगा। तो 6 6 6 इसके बाद 7 7 इसके बाद क्या? तो 8 ही बच रहा है, तो 8 8 8 8 4 बार लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे समझिए कि माध्यिका जो होता है ना, बिल्कुल बीच का मान होता है, यानी बीच का वैल्यू होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 संख्या टोटल है। तो 4 गो इधर लेफ्ट से हटा देते हैं,
और 4 गो संख्या राइट से हटा देते हैं तो ये बीच वाला जो बचेगा वही आपका माध्यिका होगा। तो माध्यिका कितना आ गया? तो माध्यिका आ गया आपका 7। ठीक है, तो बहुलक 8 हो जाएगा, माध्यिका 7 हो जाएगा। बहुलक 8 माध्यिका 7, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देखिए उलट फेर करके भी दे देता है, 7 आपको इधर कर दिया है और 8 इधर कर दिया है। तो हल्का सा दिमाग में रखिएगा कि सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है। तो बहुलक सबसे पहले पूछा जा रहा है, तो पहले बहुलक होगा, इसके बाद माध्यिका होगा। समझ गए होंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है, यानी मिल्क है और वाटर है। तो देखिएगा मिल्क और वाटर का अनुपात दे दिया गया है, रेशियो दे दिया गया 5:1। इसमें 5 लीटर पानी डाल देने से दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है। पहले वाले मिश्रण में दूध कितना था? दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा बोला जा रहा है कि पहले दूध और पानी का अनुपात 5:1 था, और जब 5 लीटर पानी और मिला दिया जाता है तो दूध और पानी का मिश्रण कितना, अनुपात कितना हो जाता है? 5:2 हो जाता है ना। तो सोचिए दोस्तों कि पानी मिलाया गया है, दूध तो उतना ही होगा। पानी जब मिलाया गया है तो दूध पहले जितना था उतना ही होगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि दूध पहले जितना था उतना अभी भी है ना। तो देखिए यहाँ पे कि पानी कितना मिलाया गया। पानी देखिए पहले 1 लीटर था, अब 2 लीटर हो गया है, यानी अनुपात में 1 मिलाया गया है, जबकि मिलाया गया है 5 लीटर। दोनों बात बराबर है ना। तो हम लोगों से पूछा क्या कि पहले मिश्रण में दूध का मात्रा कितना था। तो पहले मिश्रण में दूध का मात्रा 5 था, तो 1 का वैल्यू 5, तो 5 का वैल्यू हो जाएगा 5 × 5 यानी 25 लीटर। 25 लीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार √435x, दोस्तों यहाँ पे गलत टाइप किया गया था, 486x लिख दिया गया था, जबकि होना चाहिए 435x होना चाहिए, तब जाकर क्वेश्चन बनेगा। एक पूर्णांक है, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक x क्या होगा? दोस्तों यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे ऑप्शन नंबर ए में है 5, बी में है 6, सी में है 3 और डी में है 2। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि x का वह छोटा से छोटा मान ज्ञात करना है जिससे यह एक पूर्ण वर्गमूल हो सके, यानी इसका पूर्ण वर्गमूल निकाला जा सके। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि सबसे छोटा कौन होगा? तो 2 होगा। जब 2 रख करके यहाँ पे निकालिएगा तो निकालने में समय लगेगा, फिर 3 रखिएगा तो निकालने में समय लगेगा। तो कुछ ऐसा चीज़ है जो कि आपको आसान कर देगा, तो वो चीज़ जानना जरूरी है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लंबा हो भी गया तो मेरा मेन मकसद होता है कि आपको सिखलाना, समझाना। अगर आप इस वीडियो को देख करके आप नहीं सीख पाते हैं तो फिर मेरा वीडियो बनाना और आपका वीडियो पर आना और वीडियो देखना दोनों व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए दोस्तों हम एक एक चीज़ समझाते हैं, इसलिए हो सकता है कि ये थोड़ा सा लंबा वीडियो चला जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिएगा कि एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि किसी भी संख्या को वर्ग करने पर उसके इकाई स्थान पर कभी भी 2, 3, 7, 8 या विषम शून्य नहीं आता है। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा इसका मामला क्या है। यहाँ पे देखिएगा कि किसी भी संख्या को वर्ग करने पर इसके इकाई के स्थान पर कभी भी 2, 3, 7, 8 या फिर विषम शून्य नहीं आता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि किसी भी संख्या का वर्गमूल तब निकाला जा सकता है
जब वह किसी न किसी का वर्ग होगा यानी स्क्वायर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि अंदर में किसी न किसी का स्क्वायर होना चाहिए। तो स्क्वायर जब करेंगे किसी भी संख्या का तो इकाई स्थान पे क्या क्या नहीं आता है, तो 2 नहीं आता है, 3 नहीं आता है, 7 नहीं आता है, 8 नहीं आता है। या फिर विषम शून्य बोले तो 1 0 नहीं आएगा, 3 0 नहीं आएगा, 5 0 नहीं आएगा, इस प्रकार नहीं आएगा। आएगा तो जोड़ा में आएगा यानी सम 0 आएगा, यानी 2 0 आएगा, 4 0 आएगा, 6 0 आएगा, इस प्रकार आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि x के स्थान पर क्या नहीं आएगा, तो 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा। तो सोचिए कि 2 छोटा होते हुए भी यह गलत हो जाएगा क्योंकि 2 तो आता ही नहीं है। 3 देखिए, 3 भी गलत हो जाएगा। आ रहा समझ में। अब यहाँ पे देखिए कि आधा तो ऐसे ही आसान हो गया है ना। अब यहाँ पे आप 5 रख करके निकालिएगा या फिर 6 रख करके निकालिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि अगर यहाँ पे 6 रख देते हैं आप निकाल सकते हैं। 6 अगर रख देते हैं तो 43 56 का जो वर्गमूल होता है वह 66 होता है। इसका वर्गमूल निकालिएगा तो कितना हो जाता है, तो 66 हो जाता है। तो यही होगा आपका x के लिए वह छोटा से छोटा पूर्णांक यानी 6, जो कि पूर्ण वर्ग इसको बनाया जा सकता है। तो देखिए कॉन्सेप्ट आपको जरूर रखना है ध्यान में और जरूरी भी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 वर्ष बाद मेरे पिता मेरी आयु की आज की आयु से ठीक 3 गुने बड़े होंगे। यहाँ पे देखिएगा इस लाइन को समझिए। बोला जा रहा है कि 2 वर्ष बाद मेरे पिता मेरी आज की आयु से ठीक 3 गुने बड़े होंगे। कब बोला जा रहा है, 2 वर्ष बाद बोला जा रहा है। मेरे पिता 37 वर्ष के हैं। तो सोचिए कि वर्तमान में 37 वर्ष के हैं तो 2 वर्ष बाद कितने वर्ष के हो जाएंगे, 39 वर्ष के हो जाएंगे, है कि नहीं। अभी वर्तमान में 37 वर्ष के हैं तो 2 वर्ष बाद कितने वर्ष के हो जाएंगे, 39 वर्ष के हो जाएंगे। तो बोला जा रहा है कि मेरी आयु क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा बोल रहा है क्या कि 2 वर्ष बाद मेरे पिता मेरी आज की आयु से ठीक 3 गुने बड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि 3 गुने बड़े हो जाएंगे। तो चलिए 2 वर्ष बाद कितना वर्ष के हो गए, वह 39 वर्ष के हो गए। अब यहाँ पे देखिएगा कि 39 वर्ष के हो गए। आप जानते होंगे कि अगर एक आदमी गुना में है तो उसको भाग में लाने के लिए क्या करना होता है, बटा में लाना पड़ता है ना, यानी भाग देना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि पिताजी का आयु अगर 3 गुना है उससे, है ना, उसके आयु से 3 गुना है तो इसमें 3 से भाग दे देंगे तो उसका आयु निकल जाएगा, उसके पुत्र का, यानी पुत्र का आयु जो निकलेगा कितना निकलेगा, 3 से काट दीजिए, 13 तिया 39 यानी 13 वर्ष निकल जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति ने 9% साधारण ब्याज पर धनराशि उधार ली और इसे 3 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। 3 वर्ष बाद उसे 1952 रुपये लाभ प्राप्त हुए। उसने कितनी धनराशि उधार ली थी। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि अगर 10% का चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाए तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि 2 वर्ष के लिए होता है, 2 वर्ष के लिए होता है 21%, 3 वर्ष के लिए होता है 33.1% और 4 वर्ष के लिए होता है 46.41%। कितना होता है, तो 46.41% होता है। तो दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिएगा। यह जो है आपका सीआई के लिए ये चीज़ है। क्या चीज़ के लिए है, तो सीआई के लिए है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। आ रहा है समझ में। ये चीज़ कैसे होता है तो ये भी आप देख सकते हैं कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 10% प्रति वर्ष है। तो 2 वर्ष में कैसे हो जाता है, हम एग्जाम्पल बता देते हैं आपको कि प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुने बी बटा 100 आप जानते होंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि प्लस में ही होगा, ब्याज लिया जाएगा तो ये प्लस में ही होगा, है ना। तो 10 प्लस 10 गुने 10 बटा में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 10 और 10 20 1 गुने 1 1 होगा, तो 20 1 21%। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि 2 वर्ष में कितना, तो 21% है। तो इस प्रकार निकाला जाता है। तो आप निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर भी करके निकाला जाता है, तो कई तरह से निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि इस प्रकार से यह चीज़ आता है।
तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट याद रखिएगा तो फायदा होगा। जैसे देखिए यहाँ पे कि ये फायदा कैसे होता है। अब यहाँ पे समझिएगा दोस्तों कि 9% साधारण ब्याज पर किसी धनराशि को उधार लेता है और इसे 3 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है, 3 वर्ष के बाद उसको मिलता है, यानी 3 वर्ष का ही दोनों का जिक्र किया जा रहा है। तो समझिए कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, कुल ब्याज बराबर दर गुने समय, दर गुने समय। तो 9 या 27 यानी 27% क्या आ गया, तो साधारण ब्याज आ गया, यानी एसआई 27% एसआई आया। अब यहाँ पे देखिए किसी व्यक्ति से वह मान के चलिए कि उधार लेता है 3 वर्ष के लिए 9% साधारण ब्याज पर, जबकि वह लगाता कैसे है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाता है। तो यही चीज 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि 3 वर्ष में यही चीज हो जाएगा 33.1%। देखिएगा कि 3 वर्ष के लिए क्या होता है, 33.1% होता है, लेकिन कितना प्रतिशत से, तो 10% से। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि रेट जो है वह 10% है, साधारण ब्याज के लिए 9% है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या है, तो 10% है। तो 10% से यह कुल ब्याज कितना हो जाएगा इसका, तो 33.1% ये क्या हो जाएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी सीआई हो जाएगा। अब बोला जा रहा है क्या कि 3 वर्ष के बाद 1952 रुपए का लाभ प्राप्त करता है। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि लाभ कब प्राप्त होगा, तो यहाँ पे देखिए 27% तो उसको देना ही है, और 33.1% में से 27% घटाएंगे तो 6.1% होगा। तो 6.1% इसको ब्याज मिला, जबकि मिला कितना, यानी मुनाफा में ये दोनों के बीच में जो अंतर होगा वही ना मुनाफा होगा, और इसका मान दिया हुआ है वैल्यू 1952 रुपये, 1952 रुपये दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि 1% का वैल्यू निकालते हैं। तो आप जानते होंगे कि 1% बराबर क्या हो जाएगा, तो 1952 बटा में 6.1। हम लोगों से पूछा गया कि धनराशि क्या है, तो धनराशि 100% होगा, 100% बराबर हो जाएगा 1952 बटा में 61 कर दीजिए, ऊपर में एक 0 कर दीजिए, और गुना में यहाँ पे 1 यानी 100 कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि 61 से इसको काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा यह, यानी 1952 में गुना कीजिए, भाग दीजिए 61 से, तो 6 18 3 बार में 183, 2 बचेगा, 1 बच जाएगा, 2 से कट जाएगा, यानी 32 बार में यह कट जाएगा। देखिएगा यहाँ पे कि 32 बार में कट जाएगा, और एक 0 है तो एक 0 यहाँ पे आ गया, यानी 320 गुने 100 यानी 32,000, यानी 32,000 रुपया उसका क्या था, तो मूलधन था, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक पिता की आयु 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। ये कब का बात बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले बोलेगा तो माइनस लगा देंगे, -5। ये फादर है और ये सन है। अब यहाँ पे देखिएगा कि पिताजी जो है ना अपने पुत्र से 5 गुना बड़े थे, कब, 5 साल पहले। तो पुत्र 1 का रहा होगा तो पिता 5 का रहे होंगे, है ना, रेशियो में। अब देखिएगा कि 2 वर्ष बाद पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी, यानी उनका उम्र जो होगा 2 वर्ष बाद पुत्र के आयु का 3 गुनी होगा। तो पुत्र 1 होगा तो पिताजी 3 हो जाएंगे। आ रहा है समझ में। अब यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। दोनों का वर्तमान आयु निकालना है। अब यहाँ पे समझिएगा कि क्या दोनों के बीच में अंतर बराबर है क्या, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आता है, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अंतर बराबर नहीं है, अंतर बराबर यहाँ पे कीजिए। अंतर बराबर करने के लिए क्या करना होता है कि ऊपर दोनों के बीच का अंतर देखना होता है, तो 4 का अंतर है। नीचे दोनों का अंतर कितना है, तो 2 का अंतर है। नीचे दोनों के अंतर से ऊपर दोनों में गुना करते हैं, ऊपर दोनों के अंतर से नीचे दोनों में गुना करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि 5 दूनी 10 हो जाएगा यह, और ये हो जाएगा 2 एकम 2, ये 4 तिहाई 12 और 4 एकम 4। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि अंतर देखिए, यहाँ पे 2 का अंतर आ गया। तो अनुपात में 2 का अंतर है, दोनों के बीच में जो है अनुपात में 2 का अंतर है, जबकि अंतर कितना का है, ये दोनों का अंतर निकालेंगे, एगो प्लस में एगो माइनस में रहेगा तो जोड़ देना होता है, यानी 5 और 2 7,
7 का अंतर है, अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 7/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे बोला गया क्या कि दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि 10 यानी 10 अनुपात कब का है, तो 5 वर्ष पहले का है ना। 5 वर्ष पहले का है तो 1 का वैल्यू कितना, 7/2 है, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 × 7/2। यह कब का निकला, यानी पिता का, ये कब का निकला, ये 5 साल पहले का निकला, तो 5 इसमें जोड़ देंगे तो अभी वर्तमान का हो जाएगा। आ रहा है समझ में। अब यहाँ पे देखिएगा पुत्र का, देखिएगा कि कितना है, अनुपात में 2 है, तो 1 का वैल्यू 7/2 है, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × 7/2। ये कब का निकला, तो 5 साल पहले का निकला, तो वर्तमान निकालिएगा तो 5 इसमें ऐड करना होगा। ये चीज़ आ रहा है समझ में। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसको हम लोग काटेंगे, क्योंकि गुना का काम सबसे पहले होता है, तो 2 से 2 पचे 10, तो 7 पचे 35, 35 और 5 40, 40 पिता का हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 5 12, 12 पुत्र का हो गया। अब ये दोनों को हम काटते हैं तो 4 × 3 12 और 4 × 2 40, यानी 10:3 के अनुपात में पिता और पुत्र के आयु का अनुपात हो जाएगा, वो भी वर्तमान वाला, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अब सोच के देखिए कि राजीव बेचारा 20% अंक लाता है लेकिन 24 अंकों से फेल हो जाता है, तो सोचिए कि ये माया लगेगा, तो 24 अंक दे दीजिए, उसको पास करा दीजिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि राजीव अगर 20% अंक लाया और 24 अंक से फेल कर गया, अगर 24 अंक और होता तो वह पास कर जाता, यानी 20% + 24 यानी इसका पास मार्क हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए अरविंद को 45% अंक मिले और वह 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। ये बड़ी तेज निकला। अब यहाँ पे देखिएगा कि 45% अंक लाया और जितना में पास होना चाहिए था ना, उससे कितना अधिक ले आया, तो 26 अंक अधिक ले आया। तो दोस्तों यहाँ पे समझिए कि 26 इधर से हम घटा देते हैं तो दोनों का पास मार्क हो गया, बात बराबर, दोनों बात बराबर। अब यहाँ पे देखिएगा कि परसेंटेज वाला को एक साइड ले जाइए, तो 45% में से 20% घटाएंगे तो 25% बचेगा, और माइनस में उधर 26 अंक है और इधर लाएंगे तो 24 में ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 25 से इसको काटेंगे तो 25 दूनी 50, यानी 1% बराबर कितना आ गया, तो 2 अंक। 1% बराबर 2 अंक, या फिर 2 अंक बराबर 1%, है ना। हम लोगों से पूछा जा रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है। दोस्तों इससे आप निकाल लीजिए, चाहे इससे निकाल लीजिए, ये भी तो पास मार्क है और ये भी पास मार्क है ना। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि 2 अंक बराबर 1%, यानी प्रत्येक 2 अंक बराबर 1% है, तो 24 अंक बराबर कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी 12% हो जाएगा। तो 20% लाया था अंक और 12% और लाता तो यह पास कर जाता, यानी पास मार्क जो हो जाएगा, यानी पास प्रतिशत जो होगा वह कितना हो जाएगा, 20 + 12 32%, यानी 32% अंक लाता तो वह पास कर जाता। दोस्तों अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, यानी ए और बी मिलकर के काम करता है ना, तो इस काम को, यानी किसी भी काम को 12 दिन में समाप्त कर देता है। यदि ए अकेले काम करके आधे काम को पूरा करता है, ए काम करता है लेकिन आधा काम को पूरा करता है और फिर छोड़ जाता है, और इसके बाद बी अकेले काम करके शेष काम पूरा करता है, यानी आधा काम, जितना काम था उसमें से आधा काम ए कर दिया, तो शेष काम आधा जो बचा वह कौन करेगा, तो बी करेगा। इस काम को पूरा करने में 25 दिन लगते हैं, यानी दोनों को मिला करके कितना लगता है, तो 25 दिन का समय लगता है। यदि बी ए की तुलना में अधिक कुशल है, यानी बी जो है ना उसका कार्य क्षमता ए से अत्यधिक है, तो बी द्वारा स्वयं काम करने में कितने दिन का समय लगेगा। दोस्तों यहाँ पे हम ऑप्शन लिखना चाहेंगे। ऑप्शन नंबर ए में है 18, बी में है 22, सी में है
20 और डी में है 15। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि दोनों मिलकर के 25 दिन में करता है ना। तो जो आंसर होगा वह आपका 25 से छोटा ही होगा। स्वाभाविक है कि दोनों मिलकर के जब 25 दिन लगाता है तो एगो के पूछा जाए तो उससे क्या होगा कि 25 से कम होगा एगो का। ठीक है, अब यहां पे समझिएगा कि ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए, जबकि यहां पे बोला जा रहा है कि बी का क्षमता जो है ना ए से अत्यधिक है, तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बी द्वारा स्वयं काम करने में कितने समय लगेगा, यानी कितना दिन लगेगा। तो एक चीज को आप याद रखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने के लिए, 20, 30 तब जाकर के यह 12 होगा। ठीक है, यानी 20 दिन में कोई व्यक्ति 20 दिन में करेगा और एक व्यक्ति 30 दिन में करेगा, तब जाकर के यह दोनों मिलकर के 12 दिन में काम समाप्त करेगा। ये चीज 12 आपको दिया हुआ है ना। तो एक का आपको 20 लेना पड़ेगा, दूसरे का 30 लेना पड़ेगा। अब यहां पे देखिएगा कि अगर आपको एक के लिए 24 लेना पड़ेगा और दूसरा के लिए 40 लीजिएगा, यानी एक का 24 लीजिएगा और दूसरा का 40 लीजिएगा, तब यह 15 दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि एक व्यक्ति यदि 20 दिन में काम करता है और दूसरा 30 दिन में काम करता है, तब दोनों मिलकर के 12 दिन में यह कर पाएगा। जब एक व्यक्ति 24 दिन में और दूसरा व्यक्ति 40 दिन में करता है, तब दोनों मिलकर के उस काम को 15 दिन में कर पाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि 20 और 30 दोनों में से कोई एक आंसर होगा आपका। तो देखिएगा यहाँ पे 20 दिया हुआ है, 30 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो 20 आपका सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे समझिएगा एक चीज और समझने वाली बात है कि 25 दिन दोनों मिलकर के अगर करता है, यानी 25 दिन में दोनों मिलकर के करता है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे देखिए कि बी अत्यधिक कार्यकुशल है, तो ए से कम ही दिन लेगा, यानी बी के लिए कौन हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। यानी यह 20 दिन में संपूर्ण काम करेगा अकेला और 30 दिन में ए संपूर्ण काम करेगा। तो ये बी हो गया और ए हो गया, है ना। बी के बारे में हम लोगों से पूछा जा रहा था, तो इसलिए यहाँ पे देखिए कि बी का वैल्यू होगा यानी 20 होगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए कि आधा आधा काम करता है, तो इसको भी आधा कर दीजिए, तो 2 दहाई 20 और 2 से 15 दूनी 30। अब देखिएगा कि 10 + 15 करेंगे तो कितना आ जाता है, 25 आ जाता है। आ रहा है समझ में, 10 + 15 करेंगे तो 25 आ जाता है। जबकि क्वेश्चन में भी दिया हुआ था कि दोनों मिलकर के जब करता है आधा आधा काम तो 25 दिन में कर पाता है। तो देखिए 25 आ गया कि नहीं। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो इन्हीं दोनों पर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है और काफी समय लग जाता है यानी बनाने में। अगर ये चीज आपको याद रहेगा तो आसानी से आप क्वेश्चन को हल कर पाइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक मोटरसाइकिल सवार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2.5 घंटे तक यात्रा करता है। तभी नवयुवकों से भरी एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसे पार कर जाती है। उस कार को पार करने के लिए मोटरसाइकिल सवार अपनी गति बढ़ाकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, परंतु वह 1.5 घंटे बाद भी कार को नहीं पार कर पाता है। कुल 4 घंटे के समय में उसने कितनी दूरी तय की। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि पहले तो यह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है और 2.5 घंटा चला है। तो 50 गुने 5/2, 25 दूनी 50, 25 पचे 125, यानी 125 किलोमीटर पहला राउंड में चला। अब यहां पे देखिएगा कि बोला जा रहा है क्या कि अपना चाल जो है बढ़ा करके कितना 70 किलोमीटर कर पाता है और उसको पार नहीं करता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको पार करे या फिर नहीं करे। स्वाभाविक है कि जे इसका चाल जो है कार का चाल इससे अत्यधिक है, तो कैसे पार करेगा, पार करेगा ही नहीं, अभी भी वो आगे निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि 4 घंटे का समय में उसने कितना दूरी तय किया, इसके द्वारा पूछा जा रहा है। किसके द्वारा, तो मोटरसाइकिल सवार के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि 2.5 घंटा चल चुका है, 2.5 घंटा चल चुका है 50 के स्पीड से, 50 के चाल से। अब 70 के चाल से चलेगा शेष समय, यानी 4 घंटा में 2.5 घंटा चल चुका है तो 1.5 घंटा, है ना।
तो 1.5 घंटा इधर, यानी 3/2 आ रहा समझ में। इसे काटिएगा तो 35 दूनी 70, ये हो जाएगा आपका 5 तिहाई 15 के 5, 3 तिहाई 9, 9 1 10। इतना किलोमीटर बाद में चला यह। तो कुल कितना दूरी तय किया, तो देखिए यहाँ पे कि 5 5 10 दोनों को जोड़ दीजिए, 10 के 0, 2 1 3 2, यानी 230 किलोमीटर मोटरसाइकिल सवार क्या किया कि यात्रा किया है, कुल यात्रा। और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन समझिएगा। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 27, 18, 15 और 12 से पूर्णतः विभाज्य है। दोस्तों यहां पे समझिएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, वो भी 4 अंकों की। तो आप जानते होंगे कि 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन होता है, 9999 होता है। उसमें आपको क्या करना होगा कि इन सभी से कटता है, इसका मतलब इसके एलसीएम से भी कटेगा। आ रहा समझ में। 27, 18, 15 और 12 से जो संख्या कटेगी वह उसके एलसीएम से भी कटेगी। तो सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना होगा, फिर 9999 में आपको भाग देना पड़ेगा, जो शेष फल बचेगा उसको घटाइएगा 9999 में से, तब जाकर के आपका आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए हम ऑप्शन लिखना चाहेंगे। ऑप्शन नंबर ए में है 9730, बी में है 9710, सी में है 9700 और डी में है 9720। दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि कोई एक ऐसा गुणनखंड तोड़ते हैं इसका, जैसे 9 दूनी 18, तो जो संख्या 9 और 2 से करती है वो 18 से भी करती है। तो 9 का नियम बहुत ही आसान होता है दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि अंकों का योग यदि 9 से पूरा पूरा कट जाए तो वह संख्या 9 से भी कट जाएगी। तो सबसे पहले इससे हम लोग चेक करते हैं। अगर इससे कोई संख्या बच जाता है, यानी 2-3 ऑप्शन और बच जाता है या फिर नहीं करता है, तो फिर आगे भी तो है, चेक करेंगे। और आसानी से, यानी चेक बाई ऑप्शन, है ना, आसानी से आप सॉल्व कर पाइएगा। तो देखिए यहाँ पे 9 से कटने का नियम क्या है कि अंकों का योग। तो देखिए 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 योग आया, कभी 9 से कटेगा नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। 7 1 8, 9 8 17, 17 क्या 9 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, ये भी नहीं होगा। 9 7, 9 7 16, 16 9 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। 7 2 9, 9 9 18, 18 जो है वह 9 से कट जाएगा। 3 ऑप्शन 9 गलती कर दिया तो चौथा ऑप्शन जो है वह सही तो होगा ही होगा, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 9720। वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको 27 भी काट देगा, 18 भी काट देगा, 15 भी काटेगा और 12 भी काट देगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दूसरे चतुर्थांश में साइन थीटा का मान किसके बीच होता है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि दूसरे चतुर्थांश में साइन थीटा का मान किसके बराबर होगा। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि ये जो होता है आपका फर्स्ट कॉर्ड होता है, ये सेकेंड होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो फर्स्ट होता है, सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कि आप जानते होंगे कि सेकेंड का बात बोला जा रहा है तो साइन जो होता है यानी साइन थीटा का मान प्लस में होता है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि साइन या तो 90 होगा नहीं तो 80 होगा, है ना, 180। तो 90 और 180, तो 90 का मान 1 होता है और 180 का मान क्या होता है तो 0 होता है, यानी 1 से लेकर के 0 पर आएगा। कहाँ से कहाँ तक क्या आएगा, पहले 90 होगा इसके बाद 0 होगा, ठीक है। तो 1 से 0 तक के जाएगा, यानी दूसरे चतुर्थांश में साइन थीटा का मान किसके बीच होगा, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1 से 0 के बीच, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विमन ने 5000 रुपये ऋण कमल को 2 साल के लिए और सुमल को 3000 रुपये का ऋण 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर एक ही ब्याज दर पर उधार दिया है और दोनों से ब्याज के रूप में 2200 रुपये प्राप्त किया है। प्रति वर्ष ब्याज का दर कितना होगा। तो आप जानते होंगे एसआई का फॉर्मूला होता है P गुने R गुने
T/100 क्या चीज़ बराबर, तो SI बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि इसका जो प्रिंसिपल है वह कितना है, तो 5000 है, यानी मूलधन 5000 है 2 साल के लिए, और रेट जो है वो दोनों के लिए बराबर है, तो R के लिए R ही छोड़ देते हैं। ठीक है, और टाइम कितना है, 2 वर्ष है, अब बटा में 100। तो पहला से इतना ऋण लिया, यानी इतना ब्याज लिया है ब्याज के रूप में, और दूसरा से कितना लिया है, तो 3000 का 4 साल के लिए रेट वही रहेगा, गुने 4 बटा में 100। तो दूसरा से कितना आया, तो इतना आया। तो कुल मिलाकर के देखिए कि कुल मिलाकर के कितना आया, पहला से इतना आया और दूसरा से इतना आया, तो कुल मिलाकर के इतना आया है, जबकि कुल मिलाकर के आता है 2200 रुपये। कुल मिलाकर के कितना आता है, तो 2200 रुपये आता है। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि कुल मिलाकर के 2200 रुपये आया। अब यहाँ से हम काटेंगे इसको, तो 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 50 दूनी 100, 100R प्लस इसको भी काटेंगे, 2 0 से 2 0, 4 3 12, यानी 120R बराबर 2200। देखिएगा कि 100R प्लस 120R बराबर कितना हो जाएगा, 220R बराबर 2200 है ना। 220 से इसको काटिएगा तो 10 बार में कटेगा, यानी R बराबर कितना आ गया, तो 10%, यानी रेट जो था कितना प्रतिशत था, तो 10% के दर पर था, और यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि A, B तथा C साझेदारी में एक लघु उद्योग की स्थापना करते हैं, यानी A, B और C क्या करता है कि साझेदारी में यह एक छोटा सा उद्योग का स्थापना करते हैं। A की पूंजी का 1/4 भाग 1/5 समय के लिए, B की कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए, तथा C शेष पूंजी शेष समय के लिए लगाता है। यदि कुल लाभ 17,400 रुपये हो तो इसमें से B का हिस्सा कितना होगा। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि A अपना कितना हिस्सा लगाता है, तो 1/4 भाग लगाता है, जबकि B कितना लगाता है, तो 1/3 भाग लगाता है। तो दोस्तों यहाँ पे समझिए कि इसका जो पूंजी होगा, तो यहाँ पे देखिए कि दोनों के बीच का जो एलसीएम है, यानी हरों का एलसीएम लेंगे, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। तो इसके लिए भी 12 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गुना करेंगे इसको, यानी कुल हिस्सा 12 है, जिसमें से 1/4 भाग A लगाता है, यानी 4 3 12, और 3 से 3 चौके 12। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसका पूंजी का अनुपात। पूंजी का अनुपात किसका, तो यहाँ देखिए A है, B है, C है, तो पूंजी का अनुपात लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि A कितना पूंजी लगाया, तो 3, B कितना लगाया, तो 4 लगाया। अब शेष कौन लगाता है, तो C लगाता है। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि टोटल 12 भाग था, जिसमें से 4 और 3 7 भाग A और B मिलकर के लगा दिया है, तो 5 भाग जो बच गया है वह C लगाएगा। ये पूंजी का इसका अनुपात हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि समय जो है, A समय लेता है 1/5 और B समय लेता है 1/4। अब देखिएगा कि 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। गुना कर दीजिए, 5 से 5 चौके 20, 4 से 4 पचे 20। अब यहाँ पे देखिए कि मान के चलिए कि 20 महीना में A क्या करता है कि 4 महीना के लिए लगाता है, B लगाता है 5 महीना के लिए, और शेष समय के लिए C लगाता है। तो 5 4 9, 20 में से 9 घटाएंगे तो 11 बच जाएगा, यानी 11 महीना के लिए C लगाया है ना। अब यहाँ पे देखिएगा जो लाभ का अनुपात होता है ना, उसको क्या करते हैं हम लोग, देखिए समय का अनुपात है। तो यहाँ पे देखिए कि जो लाभ का अनुपात होता है, या तो उसके पूंजी का अनुपात के बराबर होता है, या फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि पूंजी में समय से गुना कर देंगे, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। इसमें गुना कर दीजिए, 5 चौके 20 हो जाएगा, 11 पचे 55 हो जाएगा। तो यह जो आया ना अनुपात, यह लाभ का अनुपात आया। क्या चीज़ का आया, तो लाभ का अनुपात आया। तो कुल लाभ देखिएगा यहाँ पे कि 5 और 2 7, 5 और 2 7 1 8, यानी 87 रुपया, अनुपात में 87 रुपया लाभ हो रहा है, जबकि लाभ होता है कितना, तो 17,400। दोनों बात यहाँ से बराबर हो गया। अब यहाँ से देखिए कि हम लोग काटते हैं, तो 87 से एक बार में 87, और 87 से ही कट जाएगा 2 बार में, यानी 200 बार में कट जाएगा। अनुपात 1 बराबर कितना हो गया, तो 200 हो गया।
अनुपात A का वैल्यू 200 हो गया तो हम लोगों से पूछा गया कि B का हिस्सा क्या होगा, यानी इस लाभ में से B का हिस्सा कितना होगा। तो B का हिस्सा कितना है, अनुपात में 20 है, तो 1 का वैल्यू 200, तो 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 गुने 200, 2 दूनी 4 पर 3 जीरो यानी 4000 रुपये, यानी B का हिस्सा कितना निकल गया, तो 4000 रुपये, और यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में, सबसे पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं जो कि दिया गया है। दिए गए चित्र में यह चित्र दिया गया है, इसमें हम लोग नामकरण भी कर लेते हैं। A है, B है और ये P है, ये C है, D है, और यहाँ पे देखिए कि ये दोनों यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ से यहाँ X है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये आपका 3 सेंटीमीटर है, और ये है आपका 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे दोस्तों समझिएगा, जब किसी वृत्त को 2 जीवाएं काटती है तो देखिएगा, जब 2 जीवाएं किसी वृत्त को काटती है तो उसके अंतः खंडों के गुणनफल आपस में बराबर होते हैं। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि जब 2 जीवाएं, एक वाला जीवा A है ना, और दूसरा जीवा यहाँ से यहाँ तक है, तो जब 2 जीवाएं किसी वृत्त को काटती है तो उसके अंतः खंडों के गुणनफल आपस में बराबर होते हैं। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि हम लोगों से यही चीज़ जो दिया गया है वही लिखा गया है, तो ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा कि अंतः खंडों का गुणनफल आपस में बराबर होता है, तो यहाँ पे देखिएगा AP यानी A से लेकर के P तक, तो AP गुने PB या BP है ना, AP गुने BP बराबर होता है CP गुने DP। ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा कि AP, तो AP कितना हो जाएगा, तो 5 और 3 8 हो जाएगा, यानी A से लेकर के P तक के हम लोग देख रहे हैं, तो देखिए A से B तक 5 है, 5 सेंटीमीटर, और B से P तक के कितना है, तो 3 सेंटीमीटर, तो 5 और 3 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 8 गुने BP कितना है, तो देखिए B से P तक के कितना है, तो 3 है। ये आ गया आपका समझ में। अब यहाँ पे देखिएगा कि CP यानी C से लेकर के P तक के कितना है, तो C से लेकर के D तक के X है, अब प्लस D से P तक के कितना है, तो 4 है, तो इतना 4 हो गया, और गुने DP, तो देखिए D और P का वैल्यू कितना है, D से लेकर के P तक का दूरी जो है 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि इसको हम काटते हैं, तो 4 से 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 बराबर x प्लस 4, तो यहाँ पे देखिएगा कि 4 उधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। यानी हम लोगों से पूछा था कि CD या DC का वैल्यू क्या होगा, यानी CD की लंबाई ज्ञात करें, तो CD की लंबाई कितना आ गया, तो 2 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाइप A, B और C एक खाली हौज से जुड़े हैं, जबकि पहले 2 पाइप हौज को क्रमशः, यानी A जो है 6.6 तथा B जो है वह 16.5 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा पाइप हौज को भरने के बाद 9.9 घंटे में खाली कर सकता है, यानी जब पूरा भर जाएगा ना, तो इसका क्षमता है कि यह
9.9 घंटा में खाली कर देगा। ठीक है, कर सकता है। हौज के 3/5 भरने पर यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा, ये चीज़ पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि हम लोग जानते हैं, और यहाँ पे दिया हुआ क्या है कि भरने वाला है, ये भी भरने वाला है, जबकि ये खाली करने वाला है। ये तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम बराबर क्या होता है, उसका कुल क्षमता होता है। तो एलसीएम जब लीजिएगा ना तो यहाँ पे देखिए सब में 11 कॉमन आपको नज़र आ रहा है, तो 11 छक 66, 11 से 15 बार में, 11 से इसको काटेंगे तो 11 नमा 99। अगर हम लोग इसको गुना करते हैं, देखिए इसका एलसीएम लेते हैं, अगर इसका एलसीएम लीजिएगा तो 90 आ जाएगा, 90 गुने 11 तो 11 नमा 99 यानी 990 आ गया। यानी आसानी से आप क्या किए कि इसका एलसीएम निकाल लिए। अब दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि 990 हो जाएगा तो इसको हम 99 ही रहने देंगे। क्यों रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पे अनुपात को हटा करके बात करना है। तो इससे हम लोग अगर इसको काटते हैं तो यानी ये 0 वाला को काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा यह, तो यह कट जाएगा आपका 15 बार में। यह जो कटेगा यह 15 बार में कटेगा। इससे भाग दीजिएगा तो यह 6 बार में कटेगा, जबकि 99 से इसको भाग दीजिएगा तो 10 बार में कटेगा। आप भाग दे करके देख लीजिएगा, क्योंकि इससे इसमें भाग दिया जाता है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि यह इसके भराव क्षमता यहाँ से आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि 3/5 भाग भरने के बाद तब खोला जाता है। इसका मतलब क्या है कि 3/5 भाग पहले से तो भरा हुआ है, तो 3/5 भाग पहले से भरा हुआ है, तो हम लोग को भरना कितना है, तो क्षमता का यानी हौज का क्षमता कितना 99 लीटर का है। तो 99 का 3/5 भाग, देखिए 3/5 भाग भरा हुआ है, यानी 5 भाग में 3 भाग भरा हुआ है, तो 2/5 भाग भरना है, यानी 2/5 भाग क्या करना है, तो भरना है। अब यहाँ पे समझिएगा कि 2/5 भाग भरना है, तो 99 दूनी कितना हो जाएगा 198 हो जाएगा, बटा में 5 यानी इतना भरना है। आ रहा समझ में, तो इतना लीटर टंकी में भरना है पानी। जबकि सोचिए कि तीनों को जब खोला जाएगा तो 15 लीटर प्रति घंटा भरेगा कौन, ए, जबकि बी भरेगा 6 लीटर प्रति घंटा। तो दोनों मिलकर के कितना भरेगा, तो 15 6 21 यानी 21 लीटर दोनों मिलकर के भरेगा। जबकि सी क्या करेगा, प्रति घंटा 10 लीटर खाली कर देगा, है ना। तो कितना हो गया 11, यानी प्रत्येक घंटा सिर्फ 11 लीटर ही भरा जाता है। तो 11 लीटर भरा जाता है, तो इसमें 11 से भाग देंगे, है ना। 11 से भाग देंगे तो 198 बटा में 5 गुना 11 से जब भाग दीजिएगा तो 1/11 से गुना हो जाएगा, है ना। तो 1/11 से गुना हो जाएगा। इसको हम लोग काटेंगे 11 से, तो 11 से 11 एकम 11, 11 8 88 यानी 18/5, 18/5 आ गया। 18 में 5 से भाग दीजिएगा तो 5 तिहाई 15, 3 बचेगा 30, 5 छक 30 यानी 3.6 घंटा में यह भर जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3√5 प्लस 125 का वर्गमूल बराबर 17.84। तो पूछा जा रहा है तो √80 प्लस 7√5 बराबर क्या होगा, यानी इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। देखिएगा कि इसको हम लिख सकते हैं 3√5 प्लस, इसको जब तोड़िएगा तो 25 गुने 5 होता है, और 25 का वर्गमूल तो निकाला जा सकता है, तो 5 आ जाएगा बाहर, अंदर बच जाएगा एगो 5, बराबर में 17.84। देखिए तो 3√5 और 5√5 दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 3 8√5 बचेगा, बराबर 17.84। 8 से यदि हम काटते हैं इसको तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 3 24 यानी 2.23 बचेगा, यानी √5 का वैल्यू जो आ गया 2.23 आ गया। ठीक है, √5 का वैल्यू 2.23 आ गया। अब हम लोग का क्या पूछा जा रहा है कि इतना का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कि 16/85, 16/85 यानी 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, अंदर में 5 बच जाएगा, यानी 4√5 हो जाएगा इसका, प्लस 7√5। अब देखिए 7 4 11 यानी 11√5 हो गया,
11√5 हो गया। तो देखिएगा दोस्तों 11 गुने √5 का वैल्यू हम लोग निकाले हैं यहाँ से कितना, तो 2.23। अब यहाँ पे देखिए कि गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 3 2 5, 2 2 4, 2, यानी 2 अंक बाद दशमलव, तो 24.53 हो जाएगा और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि x प्लस 1/x बराबर 1 हो तो पूछा जा रहा है कि x² प्लस 3x प्लस 1 बटा में x² प्लस 7x प्लस 1 बराबर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि इसका वैल्यू हम लोगों से निकालना है, यानी पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे कि इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, x² प्लस, यानी x एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से इसका हम भिन्न का जोड़ करते हैं तो x² प्लस 1 होगा, बराबर में ये बटा में x है, उधर जाएगा तो गुना में, तो 1 में x से गुना करेंगे तो x ही होगा, यानी x² प्लस 1 बराबर कितना, तो x। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये दोनों को हम अगर जोड़ते हैं एक साथ तो x² प्लस 1 होगा, तो x² प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। अब प्लस में 3x पहले से है। अब बटा में देखिए इसको भी हम लोग देखते हैं तो x² प्लस 1 है और x² प्लस 1 का वैल्यू क्या है, तो x है। अब प्लस में देखिए 7x, 3x और 1x तो 4x बटा में 7 1 8x, 1 से x कैंसिल हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।